जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही बहस हाल ही के कुछ वर्षों में एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दशकों तक ये संधि दोनों देशों के बीच सहयोग और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती रही है, लेकिन बदलते सुरक्षा परिदृश्य, सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय राजनीति ने इसकी प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भारत का यह मानना है कि पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद को संरक्षण देने और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने से उस विश्वास और सद्भावना की भावना को गहरी चोट पहुंची है, जिसके आधार पर यह समझौता संचालित होता था, विश्वास के आधार पर। और यही कारण है कि भारत ने अब इस संधि के प्रति पहले जैसी उदार नीति अपनाने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सबसे पहली कार्रवाई की गई वो यही थी कि सिंधु जल संधि समझौते को निरस्त कर दिया गया। 90 के दशक की शुरुआत से ही जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद को खुला समर्थन देना शुरू किया, तब भारत के रणनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग यह मानता था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सिंधु जल संधि को एक प्रभावी रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उस समय की भारतीय सरकारों ने इस विकल्प पर गंभीरता से आगे बढ़ने से परहेज किया। इसके पीछे एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। उस दौर में पश्चिमी देशों का पाकिस्तान पर विशेष प्रभाव था और वो अक्सर उसकी गतिविधियों की अनदेखी करते हुए भारत से संयम बनाए रखने की अपेक्षा करते थे। इसलिए भारत ने उस समय कूटनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्राथमिकता दी। लेकिन वर्तमान समय बिल्कुल अलग है। वर्तमान परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक स्थिति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ा है और उसकी विदेश नीति और ज्यादा आत्मविश्वासी और निर्णायक बनी है। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और कई बार आतंकवादी हमलों का बदला लिया। पहलगाम आतंकी हमला जो हाल ही में किया गया था, उस हमले का बदला भी भारत ने लिया और साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत ने यह स्पष्ट किया कि एक और आतंकवाद की कार्रवाई भारत के ऊपर ये युद्ध माना जाएगा और फिर पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले निर्णय लिया सिंधु जल संधि को निरस्त करने का, पाकिस्तान का पानी बंद करने का। भारत के भीतर यह धारणा भी मजबूत हुई है कि पाकिस्तान के साथ पारंपरिक संयम की नीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, भारत की नीति है। विशेष रूप से पुलवामा हमले के बाद भारत ने संकेत दिए कि वो सिंधु जल संधि की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। हिंट पाकिस्तान को पहले दे दिया गया था। हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे मुद्दे प्राथमिकता में रहे। फिर भी जल प्रबंधन और संधि से जुड़े कई पहलुओं पर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया। इसके बाद पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या जैसी घटनाओं ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया। इन घटनाओं ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अब पहले जैसी नीति अपनाने के पक्ष में नहीं है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की परवाह किए बिना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, अपने दम पर आतंकवाद के प्रति रुख अपनाया और उस पर अमल भी किया। पहले का भारत और आज का भारत, यही फर्क है। भारत द्वारा संधि से जुड़े अपने रुख को सख्त करने के बाद पाकिस्तान ने प्रारंभिक दौर में इसे गंभीरता से नहीं लिया। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने सार्वजनिक मंचों पर आक्रामक बयान दिए और दावा किया कि यदि भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पंजाब प्रांत में बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि सिंधु में या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या हिंदुओं का खून बहेगा। इस तरह की गीदड़ भभकियां सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान से सामने आती रहीं। कुछ नेताओं ने इसे युद्ध जैसी स्थिति भी बताया, जबकि अन्य ने भारत को विभिन्न प्रकार की धमकियां दी। लेकिन समय बीतने के साथ पाकिस्तान को यह महसूस होने लगा कि भारत केवल राजनीतिक बयानबाजी तक इस बार सीमित नहीं है, बल्कि अपने जल संसाधनों के प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहा है। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने इस पूरे मुद्दे को नया आयाम दिया। लंबे समय तक पाकिस्तान के कई विशेषज्ञ यह दावा करते रहे कि भारत के पास पश्चिमी नदियों के प्रवाह को नियंत्रित
करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। वो केवल सीमित स्तर पर जल प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बाढ़ के दौरान चिनाब नदी सहित कई क्षेत्रों में जल प्रवाह में आए बदलावों ने पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत के जल विद्युत परियोजनाओं और नदी प्रबंधन संरचनाओं का प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक हो सकता है। अगर भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अंतर्गत रन ऑफ द रिवर परियोजना का निर्माण करता है, तो फिर भी ऐसी परियोजनाएं सीमित स्तर पर जल प्रवाह के समय और गति को प्रभावित कर सकती हैं। पाकिस्तान की चिंता इस कारण भी बढ़ी क्योंकि उसके पास पर्याप्त जल भंडारण क्षमता और आधुनिक जल प्रबंधन ढांचा है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान ने इस मुद्दे को भारत के खिलाफ उठाने की कोशिश की। उसने विभिन्न मंचों पर यह तर्क दिया कि भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है और विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक ले जाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने मध्यस्थता प्रक्रिया और कई दूसरे तंत्रों का सहारा लिया, जबकि भारत ने यह स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में संबंधित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को वह स्वीकार नहीं करता। इसके साथ ही भारत लगातार यह कहता रहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने जैसी परिस्थितियों ने दोनों देशों के बीच विश्वास का आधार कमजोर कर दिया है। इस पूरे विवाद में विश्व बैंक, जिसकी भूमिका मूल रूप से संधि के कार्यान्वयन में सहायक रही है, ने भी स्वयं को सीमित भूमिका तक रखा और दोनों देशों को द्विपक्षीय समाधान खोजने की सलाह दी। इस एक मुद्दे पर, आतंकवाद के इस मुद्दे पर पूरा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी नजर आई। आपको याद होगा, अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग जगह गए, जिसमें विपक्ष के भी कुछ नेता शामिल थे, कांग्रेस के भी कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ शामिल थे, और फिर वो विदेशों में गए और वहां पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को एक्सपोज किया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए विभिन्न देशों में कूटनीतिक प्रयास भी किए। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उसने सम्मेलन आयोजित किए, मीडिया अभियानों का सहारा लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि भारत के कदम से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और उसके बावजूद द्विपक्षीय संबंधों के कारण पाकिस्तान को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। भारत ने लगातार यह संदेश दिया कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते और किसी भी समझौते की सफलता का आधार पारस्परिक विश्वास और जिम्मेदार व्यवहार ही होता है। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान ने यह आरोप भी लगाया कि भारत पानी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसके जवाब में भारत के रणनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि जल संसाधन हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक योजना का हिस्सा रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों ने अपनी भौगोलिक और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार नदियों, बांधों, जल संरचनाओं का उपयोग किया है। भारत का कहना है कि वो अपने हिस्से के जल संसाधनों का वैध और तकनीकी रूप से उचित उपयोग करने का अधिकार रखता है और अपने विकास और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करना उसका संप्रभु अधिकार है, न कि पाकिस्तान की तरह जहां आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। भारत अपने पानी का इस्तेमाल उन आतंकवादियों के लिए होने दे, ऐसा भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस बीच चीन का मुद्दा भी चर्चा में रहा। पाकिस्तान ने कई बार यह संकेत देने की कोशिश की कि यदि भारत कठोर रुख अपनाता है तो चीन भी भारत की ओर आने वाली नदियों पर अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि चीन लंबे समय से तिब्बत क्षेत्र में विभिन्न नदी परियोजनाओं पर कार्य करता रहा है और भारत समय समय पर इन गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है। पाकिस्तान द्वारा इस विषय पर अपेक्षाकृत शांत रुख अपनाना भी विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय रहा। भारत की वर्तमान नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पश्चिमी नदियों पर उपलब्ध अपने वैध अधिकारों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। नए जल विद्युत परियोजनाओं, पुराने बांधों के आधुनिकीकरण और नदी प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तेजी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती रही है। भारत का मानना है कि पहले पाकिस्तान संधि की प्रक्रियाओं का उपयोग कर कई परियोजनाओं में देरी कराने का प्रयास करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत अपने विकास कार्यों को अधिक गति देना चाहता है। भारत यह भी स्पष्ट कर रहा है कि सिंधु जल संधि को पूरी तरह समाप्त करने या उसमें बदलाव का प्रश्न केवल तकनीकी नहीं बल्कि सुरक्षा और राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा है। भारत का तर्क है कि यदि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करता है, सीमा पार हिंसा को समाप्त करता है, द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तभी किसी व्यापक संवाद की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। भविष्य में यदि संधि पर पुनर्विचार होता भी है तो उसमें आधुनिक तकनीक, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन जैसे समकालीन मुद्दों को ही शामिल करना जरूरी होगा।
दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उसकी बढ़ती जल आवश्यकता, सीमित भंडारण क्षमता, कृषि पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था और बदलते जलवायु पैटर्न ने उसकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यदि वो केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत दर्ज कराने या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है और अपने जल प्रबंधन ढांचे में सुधार नहीं करता, तो भविष्य में उसकी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आगे बढ़कर अपनी आंतरिक जल नीति, भंडारण क्षमता और संसाधन प्रबंधन में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर पाकिस्तान को ध्यान देने की फिलहाल जरूरत है, बजाय इसके कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ शिकायतें दर्ज कराए। भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत बनाए रखे और किसी भी संभावित उकसावे या सीमा पार गतिविधियों के प्रति सतर्क रहे। यदि दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है तो जल विवाद केवल एक तकनीकी मुद्दा न रहकर व्यापक रणनीतिक और राजनीतिक चुनौती बन सकता है। ऐसे में भारत की प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों, जल संसाधनों को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने और आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट नीति को बनाए रखने की रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिंधु जल संधि आज केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं रह गई, बल्कि ये भारत पाकिस्तान संबंधों की व्यापक दिशा का प्रतीक बन चुकी है। भारत का संदेश स्पष्ट है, सीमा पार आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। यदि पाकिस्तान भविष्य में संबंधों को सामान्य बनाना चाहता है तो उसे विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा भारत अपने अधिकारों के अनुरूप जल परियोजनाओं का विस्तार जारी रखेगा और अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ेगा। बदलते भू राजनीतिक वातावरण में यह विवाद आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा।